आइडल में ओपन नहीं कर पाएंगे, और ना ही आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। देयर मे बी चांस कि आप डबल क्लिक करें और आपके में VS कोड इंस्टॉल्ड है, तो फिर VS कोड में लॉन्च हो जाए हमारी। लेकिन जो तरीका हम यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल को रन करने का, उसका तरीका ये होगा कि आप जिस लोकेशन पर आपकी फाइल रखी हुई है उस लोकेशन पर जाएंगे। तो आपने कल जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में जाइए। तो मैं अपने वाले सिस्टम के हिसाब से चल रहा हूँ, आप अपने वाले सिस्टम के हिसाब से चलो। और वहां पर फिर आप अपना आगे क्या कर सकते हैं, एड्रेस बार में जाएंगे सेम, और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट लिखकर अपना एनाकोंडा सॉरी जुपिटर लैब लॉन्च करेंगे, है ना। जिसका जो भी तरीका था जिससे कल उसका प्रोग्राम चला था वो तरीका आप अपना यूज कर लें। तो अब अगर आप इंटरनेट से या किसी फ्रेंड से कोई जुपिटर नोटबुक फाइल लेकर आए हैं, तो उसको आपको उसी लोकेशन पर जाके पेस्ट करना है जहां से आप जुपिटर को लॉन्च करते हैं। मान लो आपके डाउनलोड फोल्डर में कोई फाइल रखी है, आपने कहीं से डाउनलोड करी, तो अब आपको डाउनलोड फोल्डर से जुपिटर लॉन्च करना पड़ेगा इस फाइल को ओपन करने के लिए, या जहां से आपने जुपिटर लॉन्च कर लिया है इसको कॉपी करके उस फोल्डर में आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो जुपिटर फाइल एग्जिस्टिंग वाली जहां आपने रखी हुई है वहां से ही आपको जुपिटर को ओपन करना होता है। या दूसरा तरीका, जिस लोकेशन से आप जुपिटर को ओपन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल को उसी लोकेशन पे आप अपना कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। अब ये हमारा आ गया यहाँ पर। अब ये जो लॉन्चर स्क्रीन आ रही है इसमें सबसे पहले तो आपका न्यू नोटबुक फाइल बनाने का ऑप्शन आ रहा है। और मान लो मुझे एग्जिस्टिंग नोटबुक फाइल ओपन करनी है, तो एग्जिस्टिंग नोटबुक फाइल के लिए फाइल ब्राउजर जो ऑप्शन आ रहा है इस पे जाएंगे और इस फाइल ब्राउजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको उस लॉन्चिंग डायरेक्टरी में जितनी भी जुपिटर नोटबुक फाइल्स हैं उन सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर अदर फाइल्स भी हैं, इमेज है, .py है, उन सब की लिस्ट भी आएगी। तो आप दूर से देखकर आइकन आप पहचान सकते हैं कि नोटबुक फाइल का आइकन इस तरह से होगा। तो अगर आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन पर बहुत सारी फाइल नजर आ रही हैं, तो क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी हमारी जुपिटर फाइल है उसका आइकन देख सकते हो, उसका आइकन नोटबुक फाइल जैसा हमारा होगा। ठीक है। और अगर कोई फाइल पाइथन फाइल होगी तो उसका आइकन ये वाला होगा, है ना। तो इस तरह से आइकन से आप पहचान जाओगे, या एक्सटेंशन से आप अपना पहचान सकते हो। .ipy एनवी एक्सटेंशन है तो आपका ये हो सकता है। देखो कहाँ जगह पड़ी है, जहां जगह वहां बैठ जाओ। एक वहां पर खाली है और एक अभी यहाँ खाली हुई है। ठीक है। अब इस एग्जिस्टिंग फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, तो इसको सिंपली डबल क्लिक करेंगे और ये आपका जो कल हमने लिखा था वो फाइल यहाँ पर हमारी ओपन हो जाती है। अब आप इसे रन करके देखना चाहते हैं, तो आप जैसे कल रन कर रहे थे शिफ्ट एंटर का यूज करके, ऐसे ही आप अपना रन कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं आगे जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिस कोड लिखा करूंगा वो सब इसी तरह से एक नोटबुक फाइल में सेव हुआ करेगा। और जब वो फाइल मैं आपको क्लासरूम में दिया करूंगा और आप उसे डाउनलोड करके रन कराएंगे, तो इसी अप्रोच का यूज करके चलाएंगे। आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसे पेस्ट करेंगे उस लोकेशन पर जहां से आप लॉन्च करने वाले हैं अपना जुपिटर, फिर अपना फाइल ब्राउजर से जाके डबल क्लिक करके उसे ओपन करेंगे और आपकी रन हो सकती है। ठीक है। चलो, फिलहाल अब कल हमने ऑलरेडी काफी सारी चीजें जान ली थी। अब हम सेल के बारे में, अच्छा अंगड़ा ही ले रहे हो ऐसे करके, मुझे लग रहा है कुछ पूछ रहे हो, हाथ उठा रहे हो। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अच्छा इनका तो क्वेश्चन होगा ही।
हाँ, बुला रहे हैं। इधर आ जाओ, आगे इधर खाली है। एक अभी खाली है। अभी आएंगे आपके पास जिसने हैंड रेस किया है। मुझे 2-5 मिनट दे दो। तो अब फाइल में जाएंगे, देखो अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो यहाँ से न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर मान लो ये फाइल पहले से ओपन है कोई, अब मुझे साथ में न्यू फाइल और बनानी है, और लॉन्चर वाला टैब भी मैंने क्लोज कर दिया है, मान लो ये भी क्लोज कर दिया है, और मैं इसे इस करंट नोटबुक फाइल को बिना क्लोज करे नई फाइल बनाना चाहता हूँ, तो शायद देखो फाइल के अंदर ऑप्शन आता हो, फाइल, न्यू, नोटबुक। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी नोटबुक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से वो कर्नल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप Python 3 कर्नल सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना जो कोड लिखना चाहते हो पाइथन का लिख सकते हो। चलो अब आज हम सीखेंगे कि हमारे पास कोड का एक और अल्टरनेट होता है, जो होता है हमारा मार्क डाउन सेल। तो अगर मैं यहाँ से कोड की जगह पर मार्क डाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्क डाउन, तो मार्क डाउन पे आप पाइथन कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। आप यहाँ पर इफ लगाओ, प्रिंट लगाओ, लूप, कुछ नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि मार्क डाउन के अपने सिंटैक्स होते हैं जो फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज करे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं कोई अपने पाइथन के नोट्स प्रिपेयर करना चाहता हूँ, है ना, और मुझे या तो MS वर्ड की जरूरत पड़ेगी या पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी नोट्स लिखने के लिए, अगर आप थोड़ा फॉर्मेट करके लिखना चाहते हो। जैसे मैं अक्सर नोट पैड पे लिखता हूँ, तो नोट पैड पे क्या है, सारा का सारा फॉन्ट एक जैसा होता है, सारे हेडिंग के फॉन्ट कलर सब एक जैसा होता है। आप बस अलाइन कर करके अपना बताते हैं कि ये इसका हेडिंग है, ये इसके अंदर का कंटेंट है। अगर आप जुपिटर नोटबुक में मार्कडाउन सेल का यूज करते हैं, तो आप अपने फॉर्मेटेड नोट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिंबल होता है, हैश स्पेस। अब मार्कडाउन सेल में हैश का मतलब कमेंट नहीं होता है। मार्कडाउन सेल में हमें कुछ सिंबल्स अवेलेबल होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग होती है। तो हैश स्पेस के बाद मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो एक हेडिंग हमारा बन जाएगा। लेट अस सपोज आज हमारी पाइथन की पहली क्लास है और मुझे आपको पाइथन के नोट्स क्रिएट करवाने हैं, तो मैंने कहा हेडिंग डालते हैं पाइथन। अब ये आपका हेडिंग पड़ गया पाइथन। अब आप इसे रन करा के देखना चाहते हो, इतना इतना सिर्फ हेडिंग, तो अब इस मार्कडाउन सेल को भी रन किया जा सकता है। अब ये आपका हेडिंग बन गया। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है कि पाइथन इसने बनाई और पाइथन का यूज यहाँ होता है, काइंड ऑफ नोट्स तैयार करने हैं। तो अब आप क्या करो, उसी सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो एडिटेबल हो जाएगा, तो वापस से माउस को उस सेल पे लिखेंगे जहां पर उसका रिजल्ट दिख रहा है, डबल क्लिक करेंगे, एडिटेबल हो गया। अब अगर इस के अंदर जाके कुछ लिखना है तो एंटर करेंगे, शिफ्ट एंटर करेंगे तो रन हो जाएगा, सिंपली एंटर करेंगे। अब इसके अंदर अगर मुझे कुछ कंटेंट लिखना है तो डैश स्पेस, डैश स्पेस क्या करता है, पॉइंट बना देता है, और इसके हेडिंग के अंदर क्या पॉइंट है वो अब आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991 बाय ग्यूडो वैन रोसम। दूसरा पॉइंट लिखना है मुझे, यहाँ पर एंटर करेंगे, अपने आप पॉइंट बनते चले जाएंगे। It is widely used in AI and automation, काइंड ऑफ। अब मैं इसको रन करूंगा तो इस तरह से पॉइंट बन गए आपके, अपने आप से हेडिंग, हेडिंग के अंदर पॉइंट आ गए, इसका साइज अलग है, इसका फॉन्ट साइज अलग हो गया। तो इस तरह से आप अपनी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो फॉर्मेटिंग कर पा रहे हो। अब जैसे आप चाहते हो कि सर ये जो पॉइंट है इसका फॉन्ट थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो एडिट करेंगे डबल क्लिक करके, यहाँ पर फिर हैशटैग लगाएंगे, 4 हैशटैग लगा दिए, एक सबसे बड़ा होगा और 6 सबसे छोटा होगा। जैसे हेडिंग टैग होता है ना HTML में, H1 H2 H3 H6 तक, उस तरह से हमारा ये हैश यहाँ पर काम करते हैं। तो अब देखो थोड़ा ये ऐसे आ गया।
तो 6 हैश लगाओगे तो और छोटा फॉन्ट हो जाएगा। तो इट इज लाइक H6 हेडिंग टैग इन HTML। अब मान लो मुझे आपको बताना है कि पाइथन का सेटअप आप डाउनलोड कर सकते हैं, पाइथन की ये वेबसाइट है यहाँ से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सीधा लिख दो यहाँ पर https://www.python.org। तो अगर आपने मार्कडाउन सेल में कोई यूआरएल लिख दिया तो ऑटोमेटिक वो अपने आप लिंक बन जाता है। बस इस पे अगर आपका इंटरनेट होगा और क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब नोटपैड में ये फीचर थोड़ी है कि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को ले आए, वहां तो सिंपल टेक्स्ट लिखा जा रहा है, बस प्लेन टेक्स्ट है। तो मार्कडाउन सेल आप अपना नोट्स बनाने के लिए प्रॉपर अपना यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मार्कडाउन सेल में क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। अब इस वाले बैच में थे आप, चेयर लेके यहाँ आ जाओ, इधर डाल लो। ऑनलाइन लेते थे क्लास पहले? चलो, अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो ईयर है और ये जो आपका नाम है ये इटैलिक हो जाए। तो सिंगल स्टार में इनक्लोज करके अगर आप मार्कडाउन सेल में कुछ भी लिखते हैं तो वो इटैलिक हो जाता है। और अगर मान लो ये फॉन्ट पहले से आपका हेडिंग नहीं होता, हैश में नहीं लिखा होता और बोल्ड करना होता तो डबल स्टार से बोल्ड हो जाता है। अब मान लो किसी को HTML की नॉलेज है, कभी अपने लेवल पर आपने पढ़ रखी है, तो मार्कडाउन सेल में आप HTML से भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये सेल मैं फिर से कोड की जगह मार्कडाउन बना रहा हूं, और अब मुझे पता है कि HTML में कोई H1 नाम का टैग होता है। अब यहाँ पर आप जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं और इस टैग को क्लोज करते हैं। जिसको नॉलेज है वो ऐसा भी कर सकता है, इसको रन कराएंगे तो भी आ जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों सेम है। अब जिसने कभी HTML के बारे में कुछ नहीं सुना वो याद कर ले कि हैश सिंगल लगाने से हेडिंग आ जाता है। 6 बार हैश लगा सकते हो, हेडिंग छोटा होता चला जाएगा। और जिसने HTML पढ़ रखी है उसको पता है कि यही चीज H1 से लेकर H6 तक पॉसिबल है। H1 H2 H3 H6, सबसे छोटा H6 बनकर आएगा। तो जिसको HTML आती है वो HTML के टैग, तो सर इसमें फिर CSS वगैरह हमने कहा सब लगा सकते हो। तो मार्कडाउन सेल का ये फायदा। अब ये फीचर आपको ना VS कोड में मिलेगा, ना आपको आइडल में, शायद किसी में नहीं मिलेगा ये फीचर, जो फॉर्मेटिंग वाला फीचर है यूजिंग मार्कडाउन सेल। सर यहाँ पर किसी को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हमने कहा अंडरलाइन करने के लिए यू नाम का टैग होता था, यू टैग का यूज करके अंडरलाइन देखो चलता है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, अंडरलाइन हो गया। तो सर ऐसे इमेज भी लगा सकते हैं, IMG टैग यूज, हमने कहा जिसको आती है वो अपना कर लो। और अगर किसी को HTML का कोई नॉलेज नहीं है तो उसे जो मार्कडाउन के सिंबल्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये हेडिंग के लिए होता है, ये उसके अंदर पॉइंट के लिए होता है, ये हमारा थोड़ा छोटा हेडिंग देने के लिए होता है, एंड सो ऑन सो ऑन। और अगर आप घर पे अपना थोड़ा टाइम देना चाहते हैं मार्कडाउन पे और प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम देखो पाइथन प्रोग्रामर हैं, हम इसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहेंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ जुपिटर में ये फीचर होता है। एक्सप्लोर आप अपने लेवल पर करते रहिए। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ हेल्प में जाएंगे, हेल्प मेन्यू के अंदर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, या सेटिंग में देखो कहीं आ रहा है मार्कडाउन।
रेफरेंस ये आ रहा है, मार्कडाउन रेफरेंस, इस पे क्लिक करोगे तो ये कह रहे हैं इनके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से 10 मिनट का है बस ये, कि 10 मिनट दे दोगे तो पूरा पढ़ लोगे मार्कडाउन किसे कहते हैं। अब इन्हें क्या पता हम कौन है, हो सकता है हमें 10 दिन लग जाए, है ना। तो अपने हिसाब से जिसका जो टाइम लगता है अपना टाइम देकर अपना देख लो यहाँ पर। एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका क्या बनकर आएगा रिजल्ट, आपका इटैलिक टू गेट। अगर आपको ये गेट करना है तो आप या तो ये लिखो या ये लिखो। तो यानी कि इटैलिक फॉर्मेट करने के लिए आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। हेडिंग लगाने के लिए ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लिंक का भी है, इमेज का भी है ना। और बहुत सारे हैं, यहां से आप देखकर अपना देख लेना। पॉइंट बनाने हैं, लिस्ट बनाने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ब्लॉक बनाना है कोई, तो यहाँ से आप अपना देख सकते हो। तो आप इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, बीच बीच में जितनी जरूरत पड़ेगी मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई अपना टारगेट लेकर आता है कि सर हमें पाइथन को बहुत जल्दी खत्म करना है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो अब शायद मैं उसको क्लास में नोट्स प्रिपेयर ना करा पाऊं, तो उसके लिए क्या तरीका होगा कि मैं पहले से ही इस तरह के नोट्स बना लूं अपने टॉपिक वाइज। लिस्ट हेडिंग डाला, लिस्ट के सारे पॉइंट, टपल हेडिंग डाला, टपल के सारे पॉइंट। तो जो मुझे पढ़ाना है पहले मैं उसके इस तरह से बढ़िया से नोट्स लिख लेता हूं यहाँ पर, और जब आप क्लास में आएंगे तो इस जुपिटर फाइल को बस मैं ओपन कर दूंगा और पढ़ता रहूंगा कि ये रहे नोट्स आपके। अब आप बोलोगे सर थ्योरी पढ़ा रहे हो, प्रोग्राम बना कर दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली यहाँ से सेल का टाइप चेंज करके कोड कर दूंगा कि देखो ऐसे हेलो प्रिंट होता है, ये लो। और लूप चलाना है तो ऐसे लूप चलता है, इफ एल्स ऐसे चलता है। तो एक ही जगह पर आप अपने स्टाइलिश नोट्स लिख पा रहे हो और उसी जगह पर आप कोड को रन भी कर पा रहे हो। पावर पॉइंट में अगर आप ये करते हो तो इससे अच्छा हो जाएगा, लेकिन पावर पॉइंट पर फिर कोड रन नहीं होगा ना पाइथन का। फिर आपको दो एडिटर मैनेज करने पड़ेंगे, पावर पॉइंट की स्लाइड अलग मैनेज करनी पड़ेगी और आइडियल एडिटर या वीएस कोड अलग मैनेज करना पड़ेगा। दो स्क्रीन पर स्विच करना पड़ेगा आपको। तो जुपिटर वाले कह रहे हैं कि भाई अगर आप एक एवरेज स्टाइलिंग करके साथ में कोडिंग भी देखना चाहते हो तो हमारा जुपिटर यूज कर लो। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग तो हम दे दे रहे हैं और उसी जगह पर आपको पाइथन कोड रन करने की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर। तो जिनके पास टाइम नहीं होता है, जनरली इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग होती है, जैसे अब तो खैर वो टाइम चला गया, आज से 10 साल पहले क्या होता था, किसी कंपनी ने कुछ बंदे हायर करे तो पहले वो उनको ट्रेन करती थी, है ना। ट्रेन करने का मतलब है 1 वीक या 10 डेज या 20 डेज का एक टाइम होता था, और उस टाइम पर आपको पूरा कंटेंट पाइथन का सिखा दिया जाता था। तो वहां पर जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो जो ट्रेनर होते थे वो आपको इस तरह से जुपिटर के पहले से ही स्लाइड बनाकर ले आते थे और क्लास में आकर इन जुपिटर फाइल को ओपन कर देते थे और देखो ये टॉपिक ऐसे होता, कोड उसी से रन करा के दिखा दिया और चैप्टर खत्म हो गया। इससे क्या होता था, जल्दी काम हमारा निपट जाता था। ठीक है। तो अब उस पर्पस के लिए जुपिटर का यूज काफी लोग आज भी कर सकते हैं। एडवांस लेवल पर जब आप मशीन लर्निंग के मॉडल बनाएंगे या कुछ डिटेल में एनालिटिक्स करोगे, जैसे आगे जाके आप इधर में भी चांस कि आप अपना डैशबोर्ड बनाओगे। अब उस डैशबोर्ड के बारे में आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, तो उस रिपोर्ट में कुछ लिखना तो पड़ेगा ही आपको। तो आप जुपिटर पे बढ़िया सी रिपोर्ट अपनी बना सकते हैं, है ना। इसी में आपके डायग्राम लगे हुए हैं जुपिटर वाले, इसी में आपके आपका कोड चल रहा है, इसी में आपने अपने थ्योरी लिख दी, अपना कंक्लूजन लिख दिया कि मैंने इस रिपोर्ट में ये देखा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, एक ही जगह पर सब कुछ आपका आ जाएगा। ठीक है। तो उस पर्पस के लिए जुपिटर का यूज हमारा सुटेबल हो जाता है। अब आता है तीसरा सेल। तीसरा यहां से मैंने कोड पे जाके क्लिक करा, रॉ। रॉ सेल का मतलब है कि आप जो भी लिखोगे उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ना तो उसे पाइथन माना जाएगा और ना उसे फॉर्मेटिंग के लिए हमारा रन किया जाएगा। आप जो लिख दोगे एज इट इज आपका लिखा रहेगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैंने कोई यहाँ पर कोड सेल बना रखा था, ठीक है, और ये यूजर से एक इनपुट लेने वाला हमारा कोड था, एंटर नंबर, और मैं इवन ऑड वगैरह मान लो चेक करने का कोड लिख रहा हूं।
ठीक। अब ये कोड चल रहा है फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझसे कहा गया कोड को कमेंट कर दो। अब कोड को कमेंट कर दो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑफिशियली पाइथन में तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, ऐसे करके, है ना। तो अब आप क्या करोगे, अगर कोड को कमेंट करना चाहते हो तो कुछ लोग अनऑफिशियल तरीके यूज कर लेते हैं। उसमें एक तरीका आता है, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग लगा दो। आपकी नजरों में ये कमेंट हो गया, पाइथन की नजरों में ये स्ट्रिंग है जस्ट। अगर आप इसको रन कराओगे तो इसका प्रॉपर मेमोरी लोकेशन होगा, इसमें गलतियां चेक करी जाएंगी। सिर्फ इतना है कि ये आउटपुट में नहीं दिखेगा आपको, बट ये कोड तो पूरा चलेगा। तो आप कमेंट अगर किसी कोड को करना चाहते हो तो अभी तक एक ही ऑप्शन है, आपको हर लाइन के पहले हैश लगाना पड़ेगा। किसी ने कहा एक काम करो ना, जिस सेल को कमेंट की तरह ट्रीट करना है उसको कोड की जगह रॉ बना दो, बस बात खत्म हो गई। अब इसको चलाते रहो, चलेगा ही नहीं है, कितना भी चलाओ रन ही नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेल पे लिखे कोड को टेम्परेरी रन नहीं करना चाहते तो कमेंट की जगह पर अब आप उसको रॉ सेल बना सकते हैं, अब वो चलेगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपकी थोड़ी जो कोडिंग स्पीड है थोड़ी बढ़ जाएगी। आपको कुछ नए शॉर्टकट हैं जो मिल रहे हैं इस काम को करने के लिए, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ जुपिटर में अवेलेबल है। अब रॉ सेल नाम से कुछ ना वीएस कोड में होता है, ना आइडल में होता है, ना किसी और एडिटर में होगा, ये तो बस इसकी अपनी फैसिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से एक पाइथन प्रोग्रामर को जब हम जुपिटर पे प्रैक्टिस कराते हैं, पाइथन प्रोग्रामर तो नहीं कहना चाहिए, एनालिस्ट को कहना चाहिए, या डेटा साइंटिस्ट को कहना चाहिए, या एआई इंजीनियर को कहना चाहिए, तो ये चीजें उसके लिए काफी काम की हो जाती हैं, है ना, क्योंकि उसको कई बार ऐसा करना पड़ता है। स्पेशली एआई के अंदर जब आप किसी कोड को लिखते हैं तो एक बार में कोड आपका एआई का कभी सही नहीं बनता है ना। आपको हमेशा एआई के किसी भी आउटपुट को लाने के लिए 4-5 कोड लिखने पड़ेंगे। अब कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है आपको हर कोड को लिख लिख कर देखना पड़ेगा। अब आपने एक लिख दिया, फिर आपने सोचा चलो दूसरा लिख कर देखते हैं। अब आप ये भी चाहते हैं अगर दूसरा सही नहीं हुआ तो पहला वाले काम में आ जाए, तो आप इस रॉ टेक्निक वाला यूज वहां पर बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेल 3 टाइप के हमारे होते हैं, ये हमारी समझ में आ गया। कोड सेल, उसके बाद आपका मार्कडाउन सेल, उसके बाद आपका हो गया रॉ सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि कोई भी सेल मैंने बना लिया, चाहे वो कोड सेल था, चाहे मार्कडाउन सेल था, चाहे रॉ सेल था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जुपिटर को जब हम कुछ ना बताएं तो वो प्रेफरेंस कोड सेल को देता है। तो बाय डिफॉल्ट सेल ऑटोमेटिक जो सेलेक्ट होकर आता है वो कोड सेल रहता है। आपको मार्कडाउन या रॉ बनाना है तो मैन्युअली आपको बनाना पड़ेगा। अब चलो मान लीजिए हम कोड सेल पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी कोड लिख दिया, मैंने लिख दिया मान लो यहाँ पर मैथ डॉट फैक्टोरियल, और मैंने कहा फैक्टोरियल निकालूंगा 5 का। लेकिन अब मुझे याद आया कि मैंने अभी मैथ मॉड्यूल तो इंपोर्ट करा ही नहीं है, और मैं उसको एक इंडिपेंडेंट सेल पे इंपोर्ट करना चाहता था। तो अब इसके पहले अब मुझे एक सेल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो किसी भी सेल के राइट कॉर्नर पे हेडर की साइड आप देखोगे तो कुछ आइकन्स आपको नजर आते हैं। इन आइकन से आप उस सेल के एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन आ रहा है प्लस करके, इवन 2 ऑप्शन आ रहे हैं प्लस वाले। जो पहला वाला प्लस ऑप्शन है इसका मतलब है इंसर्ट ए सेल अबव। इस पे क्लिक करोगे तो ये सेल के अबव एक नया सेल क्रिएट हो जाएगा, ये हो गया। अब आप जो लिखना चाहते हो वो लिख दो अपना, लाइक दिस। इसको रन करा दो, फिर यहां पर इसको रन कराओ, ये अपना आउटपुट दे देगा। अब ये बात कल मैंने बता दी थी कि किसी भी सेल का लास्ट स्टेटमेंट अगर आउटपुट प्रोड्यूस करता है और मैं उसको किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करता हूं तो ऑटोमेटिकली उस लास्ट स्टेटमेंट से प्रोड्यूस हुआ आउटपुट दिखा दिया जाता है, प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आउटपुट अपने आप यहां पर नजर आ गया। ठीक है,
अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे इस सेल के बिलो एक नया सेल इंसर्ट करना है, तो ये रहा, एक नया सेल बिलो आ जाएगा। चाहिए बिल्कुल। तो आप किसी भी सेल का जो डेटा है, डेटा का मतलब मेरा यहाँ पर वेरिएबल से हो सकता है, मॉड्यूल से हो सकता है, फंक्शन से हो सकता है, दूसरे सेल में तभी यूज कर सकते हैं जब वो सेल पहले एग्जीक्यूट हो गया है। सिर्फ लिखने से नहीं, मेमोरी में आना चाहिए। और जो भी चीज आप किसी सेल पे लिखते हैं वो कर्नल की मेमोरी में तब आती है जब वो सेल रन हो जाता है हमारा, तब आप उसको किसी दूसरे सेल पर इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। अब मान लो मुझे लगता है कि सर ये वाला सेल मुझे नहीं चाहिए, इस सेल को हटा दो। तो देखो ये सब जानते हैं, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है, डिलीट हो गया। ठीक है। अब आप किसी भी सेल को अप डाउन करना चाहते हो तो आप यहां से अप एरो, डाउन एरो से सेल को अपना अप डाउन कर सकते हो। अब आपको लगा कि सर इनिशियली तो चलो ठीक था, हमने अपने टुकड़ों में कोड को लिख लिख कर देख लिया अलग अलग सेल पे, अब मेरा प्रोडक्ट तैयार है, अब मैं इसे क्लाइंट को देना चाहता हूं, तो मैं पूरा कोड कंबाइन करके देना चाहता हूं, जो मैंने अलग अलग सेल पे लिखा है अपने लिए वो मैं कंबाइन करना चाहता हूं। तो क्या करोगे, जिन सेल को कंबाइन करना है ना, तो मान लो इन दोनों सेल को कंबाइन करना है, तो मैंने क्या करा, दोनों में से किसी भी सेल पर राइट क्लिक करोगे, मान लो इस वाले पर राइट क्लिक करा, ऑप्शन आएगा मर्ज सेल बिलो, है ना, या मर्ज सेल अबव। तो इस तरह से आप किसी भी सेल को किसी भी सेल के साथ मर्ज कर सकते हैं। इसका उल्टा भी, मान लो मैंने किसी एक सेल पे काफी ज्यादा कोड लिख दिया, मैंने यहां पर ये वाला कोड भी लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल, और एक कोड ये भी लिख दिया है। अब मुझे लगा सर ये दोनों कोड थोड़ा अलग अलग टॉपिक के हैं, तो इनको एक सेल पे लिखने की बजाय मैं दो अलग अलग सेल पे लिखवाना चाहता हूँ, तो मैं किसी एक सेल के कोड को स्प्लिट कर सकता हूँ मल्टीपल सेल्स में। तो मैंने क्या करा, जितना हिस्सा स्प्लिट करना है उतना सेलेक्ट कर लिया, लाइक दिस। उसके बाद राइट क्लिक करा और ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट सेल, सेलेक्टेड अपने आप अलग सेल में चला जाएगा और जो रिमेनिंग है वो अलग चला जाएगा। तो इस तरह से आप जुपिटर में सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। तीन तरह के सेल हो गए, कोड सेल, मार्कडाउन सेल, रॉ सेल। किसी भी सेल के अबव नया सेल बना सकते हो, बिलो नया सेल बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट जब कोई सेल एग्जीक्यूट होता है तो एक नया कोड सेल ऑटोमेटिकली बिलो इंसर्ट कर दिया जाता है। किसी सेल को डिलीट कर सकते हो, किसी भी सेल की पोजीशन अप डाउन कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। अब एक पॉइंट और, उसके बाद फिर अपना स्टैट्स वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। जब हम किसी भी सेल को रन करते हैं तो उस सेल के पहले कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू हमें दिखाई देती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इसको सेल नंबर कह सकते हैं, सेल नंबर 8, सेल नंबर 9, लेकिन वास्तव में ये सेल नंबर नहीं होता है। ठीक है, मैं करके देखता हूं। मैंने क्या करा, मैंने इसको रन करा फिर से, अभी 10 हो गया, ये 11 हो गया। अब मैंने इसको फिर से रन करा, अभी 12 हो गया, अब ये 13 हो गया। हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है सेल नंबर तो नहीं है। अगर ये सेल नंबर होता तो नंबर चेंज नहीं होता, जो लिखा हुआ है वही हमारा यहाँ पर रहता। तो इसको एक बार अगर हम दोबारा समझने की कोशिश करें, तो मैं कर्नल पे गया और मैंने कर्नल पे जाके रीस्टार्ट कर्नल और क्लियर ऑल आउटपुट कर दिया।
अब देखो, कोड सेल पर ही ये ब्लॉक बनकर आएंगे, जो मार्कडाउन सेल और रॉ सेल थे उस पर ये ब्लॉक बनकर नहीं आते जिसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखकर आ रही थी। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो किसी का कोई नंबर यहां पर नहीं है। मुझे जो लगता है ये क्या होता है, ये कर्नल क्या करता है, हमारा एक काउंटर अपना मैनेज करता है इस बात का कि अभी तक आप कितने सेल रन कर चुके हो, ठीक है, या कितनी बार सेल को रन किया जा चुका है ओवरऑल। अभी तक मैंने किसी को रन नहीं करा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं यहां पर, सबसे पहले रैंडम वाले सेल को रन करता हूं। तो मुझे लगता है ये इसको नंबर 1 दे देगा कि ये सेल जब कर्नल रीस्टार्ट हुआ है तब से पहली बार ये रन हुआ है हमारा। इसके नीचे आ गया 1। अब मैं रन करता हूं मैथ इंपोर्ट जहां पर हुआ उस वाले को। तो अब ये जब से कर्नल स्टार्ट हुआ है तब से सेकंड नंबर का सेल है जो रन हो रहा है। अब मान लो मैंने फिर से रैंडम वाले को चला दिया तो ये काउंटर बढ़ता जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा। मैं इसको फिर चला दूंगा, अब ये 4 हो जाएगा। इसको मैंने फिर चला दिया, अब ये 5 हो जाएगा। तो ये सेल नंबर नहीं है, ये जनरली सेल का एग्जीक्यूशन काउंटर है कि अब तक जो सेल रन हुए हैं टोटल, ये हमारा वो काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेल नंबर नहीं है। अब मान लीजिए किसी सेल पे आपने कुछ भी लिखा और आपसे गलती हो गई। अब जब आपसे गलती हो जाएगी तो VS कोड तो उसी समय रेड कलर आपको दे देता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ आया नहीं। मान लो कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट करा था, नहीं ध्यान रहा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और मैंने जब रन कराया तो एरर तो आनी है। तो ये एरर आ गई इसी जगह पर कि भाई इस नाम से कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब हम बड़ा कोड एक सेल में ना लिखें, क्योंकि अगर उसमें कुछ गलती होगी तो वो तभी पता चलेगी जब सेल रन होगा, लिखते समय पता नहीं चलेगी। तो छोटे छोटे कोड लिख के रन कराओ, फिर आगे कोड को ऐड करते चलो, ये अप्रोच ज्यादा बेटर यहां पर हो सकती है हमारी, ठीक है। अब यहां पर अगर देखो तो इसने बताया कि जिस वाले सेल पर आपकी एरर आई है उसमें लाइन नंबर 3 पर एरर आई है। अब देखो सेल में 3 ही स्टेटमेंट है, तो लाइन नंबर इमेजिन करना आसान है, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो इमेजिन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाइन नंबर को यहाँ पर ओपन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऑप्शन आएगा व्यू, व्यू टैब के अंदर जाओगे, ऑप्शन आएगा शो लाइन नंबर। शो लाइन नंबर क्या करता है, आपका हर सेल में लाइन नंबर ले आएगा, हर सेल का लाइन नंबर ले आएगा। इससे थोड़ी आपको हेल्प हो जाती है कोड को समझने में कि कुछ गलत हुआ है तो कहाँ गलत हुआ होगा। तो आप हर सेल का लाइन नंबर ओपन कर सकते हैं। पूरी जुपिटर फाइल का लाइन नंबर नहीं होता, हर सेल में लाइन नंबर होता है। चलो ठीक है। तो अब इतने अंडरस्टैंडिंग से हम अपना पाइथन के जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं स्टैट्स वाले, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीच बीच में जहां मुझे लगेगा कोई और आपको जुपिटर के स्पेसिफिक पॉइंट बताना है तो मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। इन सारी बातों का कल की क्लास हुई, परसों की क्लास हुई और आज जितना पढ़ाया, पाइथन की कोडिंग से कोई खास कनेक्शन नहीं है। ये सब वही है जो आप पहले ही जानते हैं। सिर्फ आप एक इंटरफेस नया है, उस इंटरफेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंटरफेस पर वही पाइथन कोड कैसे लिखा जा सकता है। और ये फैक्ट भी है कि जहां भी आप जॉब करने जाओगे, जिस कंपनी में आप जॉब करने जाओगे, वहां पर आप पाइथन कोड ही लिख रहे होगे, लेकिन उनका अपना ही कोई सॉफ्टवेयर होगा। जिस सॉफ्टवेयर में आप पेन ड्राइव नहीं लगा सकते होगे, उस सॉफ्टवेयर में वेबसाइट कौन सी चलेंगी पहले से फिक्स होगा। तो उसी की बाउंड्री में रहते हुए आपको अपना कोड लिखना होगा। अब आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा, इस तरह से पहले 1 क्लास 2 क्लास या 2 4 घंटे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस सॉफ्टवेयर में कैसे कोड लिखा जाता है, कैसे काम किया जाता है। पाइथन आपको आती है, जिस कंपनी में जा रहे हो उसका अपना एडिटर होगा, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। पब्लिक एडिटर अगर हम लेकर चलें, जनरल पर्पस एडिटर, तो मार्केट में VS कोड बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए और फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए
फर्स्ट चॉइस है बीएस कोड, बेसिक प्रोग्रामिंग और फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और एआई जैसे फील्ड के लिए पब्लिक एडिटर की बात करी जाए तो जुपिटर फर्स्ट चॉइस होता है। इसके अलावा हर कंपनी के पास अपने खुद के एडिटर होते हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई ना मिले आपको और एक नया ही आपके सामने इंटरफेस आए और आपको पहले वो सिखाया जाएगा कि कैसे काम करता है। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं और स्टैट्स का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप यहां तक सबका हमारा हो गया होगा, है ना। तो मान लो इसका जुपिटर फाइल का नाम कर दिया मैंने 2 जुलाई मार्कडाउन। मार्कडाउन वाली पॉइंट समझ लिया। अब हम इन दोनों नोटबुक फाइल को क्लोज करके एक नई फ्रेश फाइल बनाएंगे जिसमें हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मैं अभी भी प्रेफर अपना नोटपैड ही करूंगा क्योंकि इसमें आप अपना लिखेंगे, टैग लगाएंगे, ढूंढेंगे, तो थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है। तो मैं मिक्स करके कई बार आपको नोट्स वगैरह लिखाऊंगा, है ना। तो फिलहाल तो मैं नोटपैड वाली अप्रोच ही फॉलो कर रहा हूँ जो अब तक हम करते आ रहे थे। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला डेस्क्रिप्टिव, दूसरा इन्फरेंशियल। तो पहले हम डेस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या है उसकी बात करेंगे। डेस्क्रिप्टिव के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है, जो सबकी जान पहचान का होगा, पहले उसको पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डेस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर इस नाम को बदल कर मैं कुछ और दे दूं तो सब आपकी जान पहचान का है ना। इसके अंदर आप बीच की वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज की जगह कोई एक सिंगल वैल्यू बता दो जो पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। उस बीच की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में यहाँ पर? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए 10th में कितने मार्क्स आए आपके, तो आपने ऑटोमेटिकली बताया 89 आए या 98 आए, जो भी आए। मैंने तो आपसे नहीं कहा था सिंगल वैल्यू बताना। आप चाहते तो ऐसे बता सकते थे इंग्लिश में इतनी आई, हिंदी में इतनी आई, फिजिक्स में इतनी आई, केमिस्ट्री में इतनी आई। कॉमन सेंस आपका काम करा कि सर इतने में इंटरेस्टेड होंगे नहीं, इतना कौन सुनेगा कि किसमें कितनी आई। अपने आप से आपने एक ऐसी सिंगल वैल्यू बताई जो सबको रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो जो सिंगल वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजर, माप, मानक ऑफ बीच का टेंडेंसी, है ना। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक टॉपिक जो आता है वो वही है जो आप सब जानते हैं, एवरेज निकालना। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आपका आता है एवरेज निकालना। अब सर ये बात तो एक आम आदमी भी जानता है, स्टैट्स पढ़ने वाला इसमें अलग क्या पढ़ रहा है? हमने कहा आपका पॉइंट वैलिड है। जो आदमी स्टैट्स पढ़ रहा है उसने नया क्या कर लिया, ये तो एक आम आदमी भी जानता है। हमने कहा अब सिनेरियो लेके चलते हैं कि मान लीजिए, और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन शायद किसी कंपनी के प्लेसमेंट राउंड में पूछा गया था, आई गेस टीसीएस में कभी पूछा गया था 5-6 साल पहले। तो अब क्वेश्चन ये था कि कोई भी कार किसी सोर्स से चलना स्टार्ट करती है और वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। अब उसने हाफ डिस्टेंस जो ट्रेवल करी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी है।
रिमेनिंग हाफ उसने ट्रेवल करी है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपको कार की एवरेज स्पीड निकालनी है। एक आम आदमी वही करेगा जो आप सोच रहे हो। अभी तक हम सब आम आदमी है, स्टैट्स में कहाँ गए, अभी तो पहला पॉइंट शुरू हुआ है हमारा। तो अभी हम यही कहेंगे 60 + 80 डिवाइड बाई 2, और ये आंसर गलत हो जाएगा। और जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होंगे ना, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक होगा 70 भी। और 10 में से 9 क्या, 10 में से 10 लगाकर 70 आएंगे, है ना। तो अब यहां पर हमें जरूरत पड़ती है स्टैट्स के कॉन्सेप्ट की। हमारा जो मीन निकालने का तरीका है, अब मैंने शब्द बदल दिया। मैंने एवरेज वर्ड की जगह उसका एक पर्यायवाची यूज करा, मीन। ठीक है। मीन को ही आम आदमी की भाषा में एवरेज कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, जो आपका मीन होता है, ये 3 तरह का होता है। पहला कहलाता है अर्थमेटिक मीन। दूसरे तीसरे का नाम लूंगा तो आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन, यूपी बोर्ड वालों के लिए अभी नाम लेंगे। और ये हार्मोनिक मीन। समानांतर श्रेणी, और गुणोत्तरक श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी। सीरीज पढ़ी होंगे ये 3, है ना। तो इस तरह की जो सीरीज होती थी, ये अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। ठीक है। तो ये जो सीरीज होती थी, ये 3 तरह के मीन निकालने का टॉपिक होता है। ज्योमेट्रिक मीन अलग होता है, हार्मोनिक मीन अलग होता है, और अर्थमेटिक मीन आपका अलग होता है। तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं समझाता। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताता हूँ कि ये 3 अलग अलग होते हैं। ठीक है। तीनों का रिजल्ट अलग अलग आता है, और तीनों को ही मीन कहते हैं। मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, मीन का मतलब ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है, मीन का मतलब हार्मोनिक मीन भी हो सकता है। आम इंसान इनमें से बस इसी को जानता है, और उसे यह भी नहीं पता कि वो इसे जानता है। बस उसे पता है कि मैं वो जानता हूं a + b/2, अगर 2 का मीन निकालना है तो वो जो फार्मूला आप जानते हैं या कोई भी इंसान जानता है, वो एक्चुअल में अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है। रियल लाइफ की हर सिचुएशन में अर्थमेटिक मीन नहीं लगाया जाता। रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जहां पर ज्योमेट्रिक मीन लगाया जाता है, और ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जहां पर हार्मोनिक मीन लगाया जाता है। ठीक है। अब मैं पहले कोड में इन तीनों को प्रैक्टिकली ये समझाता हूं कि ये अलग होते हैं, फिर इनके पीछे क्या चल रहा है और कब कौन सा यूज करना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, और उस लाइब्रेरी का नाम भी स्टैटिस्टिक्स है। अब इस लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना, ये लाइब्रेरी आपका पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। अगर आप आइडल चला रहे हो, वीएस कोड चला रहे हो, वहां पर भी अवेलेबल होगी। अलग से इसके लिए कोई इंतजाम नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो अब इसका नाम मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैंने एज इसको एक अलाइस दे दिया, स्टैट्स। इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज स्टैट्स। अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हम पाइथन के प्रोग्रामर बन जाते हैं। अभी तक एक नॉर्मल इंसान थे, अब एक पाइथन के प्रोग्रामर बनकर सोचेंगे। अगर आप स्टैट्स की बात करते हैं, तो इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, संख्या विश्लेषण, है ना। तो अगर मेरे पास एक ही संख्या है, तो इसका क्या स्टैट्स करूं मैं। भाई स्टैट्स की जरूरत तब पड़ेगी जब बहुत सारी संख्या हो आपके पास। बहुत सारी संख्याओं से कुछ आपको विश्लेषण करना है, कुछ एनालाइज करना है, तब शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। सिंगल वैल्यू के लिए थोड़ी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मुझे आप ये सोचकर बताओ, पाइथन की जो नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज में ऐसा कौन सा डेटा टाइप है, या कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जिनमें एक साथ मल्टीपल वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा लिस्ट, उसके बाद टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी। ये 4 5 कंटेनर डेटा टाइप हैं
जिनमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। तो हमें अपना पहला हिंट मिल गया। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमें इनमें से किसी एक डेटा टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमें ग्रुप ऑफ वैल्यूज चाहिए होती हैं, उन ग्रुप ऑफ वैल्यू का हम मीन निकालेंगे। तो अभी हम सबसे फैमिलियर जिसके साथ हैं उसको मान लेते हैं लिस्ट। तो हमने क्या करा, एक लिस्ट बना ली कोई, और उस लिस्ट के अंदर हमने मान लीजिए दो वैल्यू रख दी। आसान सी रख देते हैं जिससे हम आराम से समझ ही पाए क्या हो रहा है। 4 और 5। अब आराम से कोई बोलेगा इसका एवरेज निकाल दो, तो 4.5 पता है। 4 + 5 ÷ 2, है ना, पता है क्या आएगा। ठीक है, और आसान कर देते हैं, चलो 4 और 6, इसका मीन क्या आएगा 5। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ ले लिया कि हम मैन्युअली ब्रेन से कैलकुलेट कर पाए। अब जो स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी है उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मीन। मीन फंक्शन कह रहा है आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं आपको इसका मीन निकाल कर दे दूंगा। अगर किसी को याद आ जाए, तो जब मैंने पाइथन की लिस्ट पढ़ाई थी तो मैंने सम फंक्शन पढ़ाया था और एक लेन फंक्शन पढ़ाया था, और ये कहा था कि पाइथन में एवरेज निकालने का डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है। एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ लिस्ट डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ लिस्ट करना पड़ता है। स्टैट्स लाइब्रेरी ने क्या करा, मीन नाम का एक फंक्शन बना दिया और अपने अंदर ये अपने आप इंप्लीमेंट कर दिया, तो हमारे लिए 2 लाइन कम लिखनी पड़ी। ठीक है सर। अब आता है दूसरा, एक और फंक्शन है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन बोलने के लिए कैसे ही बोल दो, लेकिन जब लिखोगे तो बीच में अंडरस्कोर है, ज्योमेट्रिक अंडरस्कोर मीन। तो शायद आपका एक्सपीरियंस हो चुका है कि पाइथन नेमिंग कन्वेंशन में स्नेक नोटेशन को फॉलो करती है, जहां पर जब भी फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम बड़ा होता नजर आता है तो अक्सर हम बीच बीच में अंडरस्कोर देखते हैं। जबकि आपकी जावा लैंग्वेज या मोंगोडीबी या जो अदर लैंग्वेज हैं शायद हमारे एक्सपीरियंस में वो कैमल नोटेशन को फॉलो करते हैं। चलो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। इसी तरह से एक और होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हमें इन तीनों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना समझ में आज आ गया कि तीनों का रिजल्ट अलग अलग आता है। ये 5 है, ये क्लोज टू 4.9 है, ये 4.8 है। चलो, अब अगले स्टेप पे चलते हैं, इनके पीछे कौन सी गणित चल रही है। तो मान के चलते हैं, मैं जनरल बात लेकर चलता हूं कि मेरे पास दो वैल्यूज हैं, ए और बी। अगर मैं इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालना चाहता हूं तो फार्मूला है A + B/2। लेकिन अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, A + B + C + ... nth एलिमेंट जो भी होगा वो होगा डिवाइडेड बाई एन। एन यहाँ पर ये हो गया nth आइटम, और ये एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया। इस जनरल फार्मूले को और थोड़ा सा इनकैप्सुलेट करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल आइटम्स प्रेजेंट इन एक्स लिस्ट डिवाइडेड बाई एन। एक्स आई का मतलब है एक्स कोई लिस्ट मान लो, आई उसका ith एलिमेंट हो गया, जीरो का इंडेक्स, जीरो इंडेक्स का एलिमेंट, ऐसे करके मान सकते हो। ठीक है, तो हम यहां तक भी आसानी से समझ पा रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस की जगह मल्टीप्लाई, A × B की पावर 1/n, मतलब 2। सोचो, अगर ये हमारा n एलिमेंट होते तो A × B × C × ... nth एलिमेंट की पावर 1/n। तो जितने एलिमेंट होंगे पावर 1/ उतनी होगी। 1/2 पावर को हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो पावर 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। ठीक है, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इसी तरह से nth रूट। तो अब शब्दों में बोले तो
हम अर्थमेटिक मीन को बोलते हैं सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ज्योमेट्रिक मीन को शब्दों बोलते हैं प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहते हैं, उल्टा कह रहे हैं, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई भी कहते हैं। ऑफिशियल नाम प्रोडक्ट ही होता है, हम और आप मल्टीप्लाई बोलते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, देन nth रूट, है ना। nth रूट लेना है प्रोडक्ट का, ठीक है। nth रूट मतलब 1/n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करता हूं, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होगा 2 × a × b डिवाइडेड बाई a + b। अगर n एलिमेंट है तो इसका फार्मूला होगा n × a × b nth एलिमेंट डिवाइडेड बाई a + b + c + n। तो ये फार्मूला हो गया हार्मोनिक मीन का। तो इस तरह से अगर हम मैथमेटिकल फार्मूले की बात करेंगे तो ये 3 फार्मूले हमारे चलते हैं। अब मैं इनको, पहला वाला तो आपको आता ही है ना। दूसरा वाला आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो खुद से तो कर सकते हो। क्या, 4 × 6, 4 × 6, ये हो गया हमारा 24। अब इसका क्या लेना है मुझे, स्क्वायर रूट लेना है। तो मैथ लाइब्रेरी हम यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए, और यहाँ पर math.sqrt कर देते हैं। आ गया 4.89, यही आया हमारा। अब हार्मोनिक मीन निकालना है तो 2 × a × b डिवाइडेड बाई a + b, 4 + 6, 4.8 आ गया। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन यही फार्मूले हमारे यूज हो रहे हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए। अब आता है इसका तीसरा पड़ाव। तीसरा पड़ाव है कब कौन सा यूज करना चाहिए, है ना। तो कब कौन सा यूज करना चाहिए उसका आंसर लेते हैं। तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और ये हार्मोनिक मीन हो गया। अर्थमेटिक मीन आपको उस ग्रुप का निकालना चाहिए जिस ग्रुप में जो वैल्यूज रखी हुई हैं वो सारी वैल्यू एक ही रेंज में लाई करती हैं, ठीक है। इफ वैल्यूज आर इन सेम रेंज। सर नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, अभी एक एग्जांपल समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा गया कि किसी स्टूडेंट के फिजिक्स में 45 आए, मैथ्स में मान लो 65 आए। अब मुझे एवरेज निकालना है। तो मुझसे कहा गया पहले ये बताओ, आपके 45 आए हैं, फिजिक्स में जो मार्क्स आ सकते थे उसकी रेंज क्या है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। हमने कहा नेगेटिव मार्किंग मान लो नहीं होती है, तो कम से कम 0 आ सकते थे, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते थे, 100 आ सकते थे। तो फिजिक्स में जो मार्क्स आ सकते थे उसकी रेंज है 0 से 100। मेरे 45 आए हैं, कोई बात नहीं। अब उस ग्रुप में जो दूसरी वैल्यू है, हमने कहा वो भी मैथ्स के मार्क्स हैं। अब ये बताओ मैथ्स में जो मार्क्स आ सकते थे उसकी रेंज क्या, हमने कहा सेम, इसमें भी 0 से लेकर 100 तक आ सकते हैं। अब क्लियर हो गया कि अगर आप जिस ग्रुप की वैल्यू का मीन निकालने जा रहे हो हर वैल्यू सेम रेंज में है, तो ऐसी वैल्यू का निकालने के लिए आपको अर्थमेटिक यूज करना चाहिए, यानी कि p + m/2 का फॉर्मूला यूज करके इस काम को कर सकते हो, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन कब यूज करते हैं, इफ वैल्यूज आर इन डिफरेंट रेंज, वैल्यूज इन डिफरेंट रेंज। कोई एग्जांपल, हमने कहा बिल्कुल। मान लीजिए आपसे कहा जाए
कि हमारे पास किसी पर्सन की हाइट है, हाइट ऑफ पर्सन, और मान लो वो मैंने कर दी फॉर एग्जांपल 170 सेंटीमीटर, ऐसे मान लेते हैं। अब आपके पास हाइट है किसी ट्री की, और मान लो वो आपकी है 800 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। अब मुझसे कहा गया एक ग्रुप में दो हाइट की वैल्यू रखी है, जैसे दो मार्क्स की वैल्यू रखी थी, ऐसे ही दो हाइट की वैल्यू रखी है। एक वैल्यू है 170, एक वैल्यू है 800। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एवरेज हाइट निकालने के लिए कहा गया। तो अब अगर मैं यहां पर अर्थमेटिक लगाता हूं तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। अर्थमेटिक तब लगाना चाहिए जब हर वैल्यू का कंट्रीब्यूशन आप बराबर चाहते हैं, लेकिन यहां पर हर वैल्यू का कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं आ पाएगा। आप अगर अपना हाइट निकालोगे तो पहले ये चेक करो कि अब तक इस अर्थ पर जितने भी इंसान हुए हैं उन सब की मिनिमम हाइट क्या है और मैक्सिमम हाइट क्या है। उससे क्या आएगा, पहली वाली वैल्यू की रेंज पता चल जाएगी आपको। तो अब जो भी आएगी आप देख लेना लॉजिकली, क्या वो रेंज जो हमारे आसपास पेड़ होते हैं उनकी हाइट जो भी होती होंगी दुनिया में, देखो आप तक सबसे छोटी हाइट का पेड़ क्या है और सबसे बड़ी हाइट का पेड़ क्या है सेंटीमीटर में, क्या दोनों की रेंज सेम आएगी हमारी? शायद अलग अलग आएगी, यानी कि वैल्यूज आर इन डिफरेंट रेंज। अगर आप ऐसे के लिए निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक की जगह पर क्या यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे, प्रोडक्ट और पावर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो पावर का सिंबल ये होता है, ठीक है, पावर 1/2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज तब करते हैं जब आपको दो ऐसी वैल्यू या ऐसा ग्रुप है जिसमें वैल्यूज हैं लेकिन वो सब वैल्यू अलग अलग रेंज से बिलोंग करती हैं, और फिर आपको एक एवरेज निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना चाहिए। ठीक है, रेंज हमें गिवन होती है या हम खुद एस्टिमेट करते हैं। तो अब कई मामलों में रेंज हमें गिवन होती है और कई मामलों में रेंज हमें गिवन नहीं होती है। हमें अपनी डोमेन नॉलेज के हिसाब से हमें इसका आंसर लेना होता है। इसका मतलब स्टैट्स में आपको सिर्फ आंकड़ों पे काम नहीं करना होता, वो आंकड़े किस फील्ड के हैं उस फील्ड की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं डोमेन नॉलेज। ठीक है, आपको डोमेन नॉलेज है तभी आप अच्छे स्टैट्स पे काम कर पाएंगे, अदरवाइज फार्मूला तो सबको पता है लेकिन कौन सा लगाना है ये डिसीजन इसी बात से लिया जाएगा कि किस डोमेन पर काम आप कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको गिवन नहीं है तो ये आपका डोमेन नॉलेज होना चाहिए कि यार पर्सन की हाइट की रेंज तो अलग होती है और ट्री की हाइट की रेंज अलग होती है, तो मुझे इसमें ना ज्योमेट्रिक मीन लगाना चाहिए। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन की तरफ चलते हैं। हार्मोनिक मीन कह रहा है कि मेरा इस्तेमाल आप तब करें इफ वैल्यूज आर रेट्स। जब आपकी जो वैल्यूज हैं वो रेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। रेट का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं हिंदी में दर। जैसे अगर इसको मैं टेक्निकली डिफाइन करूं, रेट का मतलब क्या होता है, रेट दो यूनिट से मिलकर बनता है, यूनिट वन डिवाइड बाई यूनिट टू। डिवाइड बाई मतलब इसको आप ऑब्लिक कह लो, पर कह लो, या यूनिट वन यूनिट टू कुछ भी कह सकते हो। एक एग्जांपल देंगे समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूं 80 कार की स्पीड है, अब 80 कैसे डिफाइन किया जा रहा है, मैंने कहा कार की स्पीड 80 है, तो इसमें कितनी यूनिट चल रही हैं, दो। पहली है किलोमीटर, किलोमीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। पर आवर, आवर किसकी यूनिट है, टाइम की। दो यूनिट मिलकर एक वैल्यू को दिखाने का काम कर रही है।
तो जब दो यूनिट मिलकर किसी एक वैल्यू को दिखाएं तो उस एक वैल्यू को रेट कहा जाता है। ठीक है, स्टैट्स की भाषा में उसे रेट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो 80 हो गया, यानी कार की जो स्पीड है वो हमारे लिए वो एक रेट हमारा कहलाएगा। ठीक है। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी क्या हो गई, एक रेट हो गया। ये एक यूनिट हो गई डिस्टेंस की, ये यूनिट हो गई हमारी ये वाली। ठीक है। उसके बाद एक और स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो फिर आपको हार्मोनिक मीन लगाना चाहिए। हार्मोनिक मीन उन वैल्यूज का निकाला जाता है जो वैल्यूज रेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अपने आप में वो सिंगल वैल्यू नहीं है, वो मल्टीपल यूनिट से मिलकर डिफाइन हमारी करी जाती हैं। तो ऐसी वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए आपको हार्मोनिक मीन यूज करना चाहिए। तो अगर मैं उस क्वेश्चन को ही यहां पर लिख रहा हूं, तो अगर मैं उसका आंसर निकालूं तो कितना आएगा, 80 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 60। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी रिजल्ट आएगा अपना देख लेना, लेकिन वो 70 नहीं आएगा, 70 थोड़ा सा ऊपर नीचे हमारा आएगा। ठीक है। तो अगर मैं करके दिखाई दूं, 2 मिनट लगेंगे बस। तो यहाँ पर फार्मूले से कर लो और चाहे तो नॉर्मल कर लो। तो यहाँ पर कर दिया मैंने 80 60 किलो, 68.57 करेक्ट आंसर होगा। अगर कार की स्पीड फर्स्ट हाफ में इतनी है, सेकंड हाफ में इतनी है, या दो कार चल रही हैं, एक की स्पीड ये है एक की स्पीड ये है, और दोनों की एवरेज स्पीड बतानी है, तो स्पीड का फार्मूला हमारा ये रहा होगा। ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं। अगला डिफरेंस, जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है, ये ऐसी वैल्यूज का भी पॉसिबल है जो नेगेटिव हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो। आपके ग्रुप में वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। अगर ज्योमेट्रिक मीन में कोई भी एक एलिमेंट जीरो हो जाए तो क्या हो रहा है, हम सबका क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो सारा रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा, हमारा कुछ बचा ही नहीं हमारा। इसलिए ज्योमेट्रिक मीन में कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो जाती है कोई सेंस नहीं बनता, फिर तो रिजल्ट जीरो आना है। अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल वैल्यू जो आपके ग्रुप में है वो जीरो हो सकती है। सर नेगेटिव क्यों मना कर रहे हो, हमने कहा नेगेटिव इसलिए मना करा जाता है कि गणित वाले भी इस बात को मानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, एक था 5, दूसरा था -5। अब इन दोनों का पावर 1/2 लेना है, तो ये हो गया -25 का स्क्वायर रूट, यही तो हो गया 1/2 का मतलब। तो रूट, चाहे वो सेकंड रूट हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे nth हो, किसी भी नेगेटिव संख्या का रूट इमेजनरी नंबर आता है। तो जो आपका रिजल्ट बनेगा वो एक इमेजनरी नंबर बन जाएगा, फिर से किसी काम का रिजल्ट वो आपका नहीं रहा। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही हम क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं। इसी तरह से इसके लिए भी पॉजिटिव होना बताया गया है। क्यों, क्योंकि आपने फार्मूला देखा है कि ऊपर एन गुणा ऑल एलिमेंट की गुणा हो रही है, तो अगर कोई जीरो हो गया तो सब जीरो हो जाएंगे हमारे। ठीक है। नेगेटिव हो सकता है, बट किसी भी रेट को जनरली नेगेटिव माना नहीं जाता है। तो टेक्निकली आप नेगेटिव रख सकते हैं, एरर नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी संख्या जीरो है, तो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो माइनस में आ जाएगा, और किसी वैल्यू का मीन माइनस में आ तो सकता है, बट कहीं किसी रेट में अगर ऐसा नहीं हो सकता। किसी चीज का रेट जीरो से कम कैसे हो सकता है, भाई जीरो हो गया हमारा। चलो ठीक है। तो आंसर इज यस, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, बट रेट के केस में नेगेटिव का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। मैं एक सिनेरियो रखूंगा आपके सामने, आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सा मीन लगाना चाहते हो।
मान लीजिए आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो। अब एक प्रोडक्ट है जिसका 5 स्टार रेटिंग है, एक प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग 4 स्टार है। तो अभी तो 5 स्टार वाली परचेज करोगे, जिसकी रेटिंग 5 स्टार है वही सही है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो जो भी प्रोडक्ट बनाने वाला ओनर था, उसी ने आके एक रिव्यू डाल दिया, एक बस एक ही रिव्यू डाला और रेटिंग कर दी 5। तो फिर तो सही नहीं रहा ना आपके लिए। इसका मतलब क्या हुआ, साथ में आपको ये भी देखना है कितने लोगों ने इसको रिव्यू दिया है। मान लो 5 स्टार जो दिया गया है वो 80 लोगों ने दिया है, और जो 4 स्टार देने वाले हैं मान लो वो 100 लोग हैं। अब कौन सा प्रोडक्ट परचेज करोगे? अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल मामला हो गया है ये, इतने जल्दी आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चीजें थोड़ा बैलेंस ही लग रही हैं। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता तो मान लो यहाँ 5 स्टार लिखा है, ये संख्या 10 12 15 होती तो हम फटाक से कह देते ये ले लेते हैं। लेकिन ये संख्या 80 तो इसके कंट्रोल में ज्यादा ही है। हाँ, ये अगर 10,000 होता तो ये कम मानी जाती। तो अगर हम देखें तो मामला थोड़ा बैलेंस का ही है। तो अब हमने क्या सोचा, चलो स्टैट्स पढ़ ही रहे हैं, स्टैट्स का देखते हैं क्या इस टॉपिक का कुछ हिस्सा लगाया जा सकता। हमने कहा चलो देखते हैं। क्या करा, ये प्रोडक्ट P1 है, ये प्रोडक्ट P2 है। P1 प्रोडक्ट का दो फैक्टर हमें पता है, उन दोनों फैक्टर को एक लिस्ट में डाल दिया, 5,80। P2 प्रोडक्ट के दोनों फैक्टर को एक लिस्ट में डाल दिया, 4 और 100। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो पहला प्रोडक्ट है इसके दोनों फैक्टर का एक एवरेज लिया जाए और इसका भी एक एवरेज लिया जाए, और एवरेज वैल्यू जिसकी ज्यादा आएगी हम उसके साथ चले जाते हैं। अब आपके सामने समस्या अब ये आई कि अभी तक तो एवरेज निकालना आपको आता था, लेकिन अब आपको निकालने में दिक्कत होगी क्योंकि अब आपको 3 एवरेज आते हैं। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एवरेज निकालना पसंद करोगे, अर्थमेटिक वाला, ज्योमेट्रिक वाला या हार्मोनिक वाला। तो अब हम पहले ये देखने जाएंगे। अब देखो, हमने जब 8th 9th 10th में गणित पढ़ी थी ना, तब हमें ये नहीं बताया गया था कि डोमेन नॉलेज क्या होती है। तब तो हमें सिर्फ संख्या बताई जाती थी और फार्मूले बताए जाते थे, रट लो, सॉल्व कर लो, रिजल्ट आ गया, नंबर मिल गए। एक्चुअल में वो स्टैट्स नहीं है। स्टैट्स में जब तक डोमेन नॉलेज इंक्लूड ना हो आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। अब जैसे मैं आपको सिर्फ ये कह दूं इसका निकाल कर दिखा दो एवरेज, तो सर कोई भी निकाल देगा भाई, जो फार्मूला होता है सिंपल वाला अर्थमेटिक का। लेकिन अब मुझे पता है 5 कौन है, हमने कहा 5 रेटिंग है। अब बताओ अगर ये 5 नहीं होती तो क्या क्या हो सकती थी। जनरली स्टार रेटिंग 1 to 5 ही होती है, यानी कि इसकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, 1 to 5। जीरो नहीं होती है, जीरो को आपने रेट करा ही नहीं अभी तक। अगर रेट करने जाओगे बस्ट है तो एक स्टार सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसकी रेंज है 1 to 5। अब ये बताओ ये कौन है, रिव्यूज, कितने लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, ठीक है। तो अब ये संख्या क्या से क्या हो सकती थी, मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा कितनी। मिनिमम एक और मैक्सिमम अनलिमिटेड। कुल मिलाकर बताओ इसकी रेंज और इसकी रेंज सेम अलग अलग है, अलग अलग है। अच्छा, जब दो अलग अलग रेंज की वैल्यू एक ग्रुप में हो और उनका मुझे एवरेज निकालना हो तो कौन सा एवरेज निकालते हैं, ज्योमेट्रिक वाला। अब क्या करो, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालो और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालो और देखो किसका ज्यादा आ रहा है। जिसका ज्यादा आ रहा है वही अपना चले जाओ। तो अब अगर यहां देखें तो पहले निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया 5 और 80 का, ये दिस आया। और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे 4 और 100 का। तो बहुत क्लोज था, लेकिन अगर हम अपने टेक्निकल पॉइंट पे रहें
तो इसका ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा है। ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे इस वाले प्रोडक्ट के लिए। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि रियल लाइफ में कहां पर हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज कर रहे होते हैं जाने अनजाने में। ठीक है, तो जब हम कभी प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम किस नजर से सोच रहे हैं। बिहाइंड द सीन मैथमेटिक्स में अगर हम जाएं तो हम ज्योमेट्रिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं। सिर्फ स्टार रेटिंग नहीं देखते हैं, साथ में कितने रिव्यूज पड़े हैं वो भी देखते हैं यहाँ पर। हार्मोनिक, इसका तो सर ढेरों एग्जाम्पल हो गया, यही एग्जाम्पल हो गया एवरेज मार्क्स निकालना, बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो गया। हार्मोनिक मीन का एक तो एग्जाम्पल चलो कार की स्पीड वाला हुई गया, है ना। बड़ा पेटेंट एग्जाम्पल है ये, कार की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा मीन लगाते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में जाओगे हो सकता है सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई और एग्जाम्पल बताओगे हार्मोनिक मीन का। हार्ट बीट का कह सकते हो, है ना, बीट पर मिनट। मान लो किसी पेशेंट की, मान लो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मॉर्निंग में हार्ट बीट चेक करी गई, फिर दोपहर में चेक करेगी, शाम को चेक करेगी। अब मुझे क्या बनाना है, पर डे एवरेज हार्ट बीट क्या है वो निकालनी है। तो बीट पर मिनट, तो ये क्या बन गया, हमारा रेट बन गया। ठीक है, कोरोना के टाइम पे रेट नहीं निकलता था, पॉजिटिविटी रेट कितना है, कितने पेशेंट निकले आज, है ना। तो वो जो रेट निकलता था उसके पीछे हार्मोनिक मीन हमारा चलता होगा। बाकी आगे जाकर आप में से काफी लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, तो मशीन लर्निंग के अंदर भी हार्मोनिक मीन का यूज होता है मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। F1 स्कोर नाम से एक टॉपिक होता है, वहां पर इसका यूज होता है। कुल मिलाकर हार्मोनिक मीन के रियल लाइफ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, साथ में आपके मशीन लर्निंग के अंदर भी आपको इसके यूज केसेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो लास्ट में 000 आ रहा है, ये फ्लोटिंग अर्थमेटिक का प्रोसेसर टू प्रोसेसर ये वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से फ्लोटिंग अर्थमेटिक हैं जिनका आंसर वो नहीं आएगा जो कागज पे आता है, 0.0000 उसमें लगकर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि मैनुअली कागज पे फार्मूला निकालें तो 5 × 80 400 हुआ, और 4 × 100 फिर से 400 हुआ। लेकिन दोनों के रिजल्ट में फ्लक्चुएशन नजर आ रही है हमारे लिए यहाँ पर। ऑन पेपर अगर हम देखें तो दोनों का रिजल्ट कैसा आना चाहिए, हमारा सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आई है इस अर्थमेटिक वाले की, ये वाला और ये वाला, तो मोर और लेस आप इसको क्या मान सकते हैं, फिर सेम मान सकते हैं। ऐसा आज पहली बार हुआ है, तो कई बार आपके साथ पास्ट में भी हुआ था, बस आपने फोकस नहीं करा था, और आगे भी कई बार शायद ये हो सकता है। देखो एक और एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। 2.2 प्लस 1.1, तो इसका आंसर 3.3। एक मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने देखा था कभी किसी क्लास में पढ़ाते समय, एक बार मैं बना के देखता हूँ यही बनेगा या कोई और बनेगा। चलो नसीब अच्छा यही बन गया। अब कागज में तो ये 3.3 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। पाइथन झूठ बोलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो दिख रहा है वो मना भी नहीं कर सकते। ऐसी समस्या पाइथन में नहीं है, ये समस्या सब में है। आप घर जाके सी जावा में ट्राई करना, वहां भी समस्या आएगी। और ये समस्या हमारे प्रोसेसर की है। हम इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, कौन सी सीरीज यूज कर रहे हैं, 32 बिट है, 64 बिट है, मैकिन्टोश है, उबंटू है, रेड हैट है। हम कौन सा फार्मूला, यानी कि फ्लोटिंग अर्थमेटिक में ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि फ्लोटिंग अर्थमेटिक कभी भी 101% या 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती हैं। कुछ मामलों में 99% उनके रिजल्ट सही आ सकते हैं, जैसे यही देख लो। तो यही कुछ बिहाइंड द सीन रहा होगा, कुछ अर्थमेटिक रही होगी जिसकी वजह से ऐसा आया। तो अब अगर आप ये वाला आंसर मुझसे पूछ रहे थे तो फिर इसमें तो टाई हो गया, फिर तो अक्कड़ बक्कड़ करके किसी के साथ चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि दोनों का रिजल्ट लगभग सेम है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप इसको अलग करने की कोशिश करो, तो मान लो इस 5 स्टार वाले को मैं यहाँ पर 75 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको 99 कर देता हूँ।
अब ये ज्यादा सही है। मैथमेटिकल दोनों आंसर 20 है बिल्कुल। तो इसलिए अक्सर रिकमेंड करते हैं कि भाई फ्लोट अर्थमेटिक के साथ आपको राउंड वगैरह अपना यूज कर लेना चाहिए। और शायद आपको याद हो, एसक्यूएल के अंदर मैंने सेम एग्जांपल करके दिखाया था। जब मैं फ्लोट के साथ कंपेयर कर रहा था तो रिजल्ट मैच नहीं हो रहे थे, जब मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करा तो मैच होने शुरू हो गए थे। जिसको याद होगा उसको याद आ गया होगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग जाकर देखोगे तो सेम एग्जांपल मैंने एसक्यूएल के अंदर करके दिखाया था आपको। चलो, कुल मिलाकर अगर हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करना चाहते हैं तो ऐसे सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। और हमारा एक बाई प्रोडक्ट निकल कर आ गया, ये एक फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट, कि कई बार फ्लोटिंग अर्थमेटिक वो नहीं आएगी रिजल्ट में जो ऑन पेपर हमारा आती है। ऐसे कुछ कैलकुलेशन हैं, एक मुझे याद रह गई तो बनकर आ गई वो। चलो भाई, तो पहला टॉपिक हमारा जो स्टैट्स का था वो हमारा समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा इसका आंसर दे के जाओ, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं अपनी। सेम एग्जांपल है, मूवी वन रिलीज हुई, 3 स्टार रेटिंग है, मूवी टू की रेटिंग 4 स्टार है। मूवी वन को 80 यूजर ने रेट कराए और मूवी टू को 17 रेट कराए। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मूवी देखने जाएं। कौन सी वाली आएगी आंसर में, देखना जरा निकाल के, निकालना जरा। तो सेम, पहले तो क्या डिसाइड करोगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, दिस और दिस का ज्योमेट्रिक मीन, इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे। ठीक है, तो मतलब रियल लाइफ में हम ज्योमेट्रिक मीन के बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रिकमेंडेशन वगैरह में शायद यूज हो सकता है ये, है ना, कि प्रोडक्ट कौन सा रिकमेंड करना चाहिए। मान लो मैं बेसिक बनाना चाहता हूँ कि यूजर को कौन सा रिकमेंड करूँ, तो मूवी टू रिकमेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो, तो अब फिलहाल आज इतना ही। जो थ्योरी वाले नोट्स हैं मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, या फिर मैं इसको लिखकर आपको क्लास में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, कल थर्सडे, कल ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे सेम टाइम पर।